आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में। तो आज हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके कोजेज, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस और लास्ट में इसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट इज़ ए परमानेंट और इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द वन और मोर लार्ज ब्रोंकाई दैट में रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट द ब्रोंकियल वॉल। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वन और मोर यानी एक या एक से ज़्यादा ब्रोंकाई होती है, उसके जो परमानेंट या इरिवर्सिबल डायलेशन हो जाता है, मतलब वो वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता डायलेशन, मतलब इसका परमानेंट डायलेशन हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो उसके अंदर ब्रोंकाई की वॉल के अंदर इलास्टिक और मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रोंकाई की वॉल को सपोर्ट करते हैं, उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होती है ब्रोंकाई की वॉल में, जैसे ये ब्रोंकाई है और ये इसकी वॉल है, इसमें मसल्स होती है और इसके चारों तरफ जो ये वॉल है इसमें मसल्स भी होती है और जो ये कार्टिलेजेस भी होती है, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होती है, डायलेट भी हो जाती है और इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम इसके ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स, मतलब ये किस किस कारण से ये होती है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब एयरवे में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उस वजह से भी क्या हो सकती है, ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है। जैसे इसमें ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से आ सकता है, जैसे एयरवे में कोई ट्यूमर हो गई हो तो उस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। एयरवे में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए तो उस वजह से भी हो सकता है। और वायरल इन्फ्लुएंजा, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन और अदर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, इसमें क्या होता है कि जो अपनी बॉडी में जो सिक्रेशंस होते हैं जैसे कि सलाइवा सलाइवा और वो म्यूकस, ये सब क्या हो जाते हैं, मतलब विस्कस हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि म्यूकस इकट्ठा हो जाता है ब्रोंकाई में और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है ब्रोंकाई के अंदर, और उस वजह से क्या हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि ये डिजीज़ किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। तो शुरू से देखते हैं। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज इन्फेक्शन एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी कारण जैसे कि इन्फेक्शन हो गया हो एयरवे में या फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गए हो। ऑब्स्ट्रक्शन किसी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, यानी कैंसर की ट्यूमर हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड इट्स वॉल, जो ब्रोंकाई होती है उसमें और उसकी वॉल में इन्फ्लामेशन होगा। जब उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्पेयर्ड होंगे, इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन। उसके बाद में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल, जो ब्रोंकाई की वॉल होती है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब डिस्ट्रक्शन हो गया ब्रोंकाई की वॉल में, तो जो म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म होती है, जो ब्रोंकाई की वॉल पे जो म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म पाई जाती है, जो सीलिया पाई जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे ये वॉल है, ये वॉल है, इसका एक सेगमेंट देखते हैं इधर। तो ये वॉल है, तो इस पर क्या होती है, म्यूकस, ये ऐसे इस छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, ऐसे सेल्स होती है छोटी छोटी, बहुत छोटी होती, दिखाई नहीं देती। वो क्या करती है, म्यूकस को अपवर्ड मूवमेंट करवाती है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालती है। तो वो उससे उसको डैमेज हो जाएगा, उस मैकेनिज्म में डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, म्यूकस वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्रोंकाई के अंदर ही। तो डैमेज टू द म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म, फिर क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएगा म्यूकस। उसकी वजह से क्या होगा, इडिमा होगा और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी फंक्शंस टू द ब्रोंकाई। उसकी वजह से क्या होगा, इडिमा हो जाएगा और इलास्टिसिटी फंक्शंस होते हैं जो भी ब्रोंकाई की, उनमें लॉस हो जाएगा। और इलास्टिसिटी जब लॉस हो गई तो वापस ब्रोंकाई जो इसके नॉर्मल शेप पे नहीं आ पाएगी, और ये क्या रहेगी, डायलेट ही रहेगी। तो इससे क्या होगा, परमानेंट डायलेशन ऑफ द ब्रोंकाई वॉल, जो ब्रोंकाई की वॉल होती है उसका परमानेंटली डायलेशन हो जाएगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस। एक बार और देख लीजिए, मतलब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि इन्फेक्शन हुआ और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रोंकाई की वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ब्रोंकाई की वॉल में इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्पेयर हो जाएंगे, और रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्पेयर होने की वजह से क्या होगा, ब्रोंकाई की वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। उसमें डिस्ट्रक्शन होने की वजह से जो म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म है वो डैमेज हो जाएगी, और उसके डैमेज होने की वजह से क्या होगा, म्यूकस बाहर नहीं जा पाएगा और वो वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, कहीं पर ब्रोंकाई में एक्यूमुलेट हो जाएगा।
और उससे क्या होगा, एडिमा हो जाएगा और लॉस्ट ऑफ इलास्टिसिटी फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई, मतलब ब्रोंकाई के अंदर एडिमा होकर उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहेगी। वो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो डायलेट की डायलेट ही रहेगी, मतलब चौड़ी की चौड़ी रहेगी, और उससे क्या होगा, ब्रोंकी एक्टेसिस हो जाएगा। उस कंडीशन को हम ब्रोंकी एक्टेसिस बोलते हैं। अब देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स, मतलब इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो होता है परसिस्टेंट कफ, मतलब लगातार खांसी रहती है आदमी को। पुरुलेंट स्पुटम, उसमें पस वाला स्पुटम आता है व्यक्ति को। डिस्निया होता है, यानी सांस लेने में कठिनाई होती है। एक तो परसिस्टेंट कफ यानी लगातार खांसी, पुरुलेंट स्पुटम होता है, डिस्निया सांस लेने में कठिनाई होती है। हीमोप्टाइसिस होता है, मतलब स्पुटम में ब्लड आता है। और चेस्ट पेन होता है, फटीग होती है ना, थकान होती है, फीवर भी आ सकती है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आ सकती है। और साइनोसिस भी हो सकता है, क्योंकि डिस्निया हो रहा है तो उस वजह से साइनोसिस भी हो सकता है। ऑक्सीजन की जो डिमांड है शायद वो पूरी ना हो पाए इसी वजह से। अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मतलब इसमें इसका पता करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्रोंकिएक्टिसिस का पता करने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो होगा तो उसका कोज का पता चल जाएगा। और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं उसका। उसके बाद में उसका चेस्ट एक्सरे करेंगे, लंग्स में गड़बड़ कोई हो तो उसका पता करने के लिए। पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। ब्रोंकियोस्कोपी करेंगे ताकि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो दिखाई दे। ब्रोंकियोस्कोपी में क्या करते हैं, जैसे ये ब्रोंकाई है, ये है ब्रोंकाई, इसमें क्या करते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको इंसर्ट करते हैं, जिसे एंडोस्कोप बोलते हैं। और उसमें आगे कैमरा और लाइट लगी हुई होती है, तो उससे हम देखते हैं कि ब्रोंकाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। जैसे ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है, इसमें वो ट्यूब डाली हमने। अब ट्यूब डालने पर जैसे यहाँ पे ट्यूमर हो रही है ब्रोंकाई के अंदर, तो ये इससे विजुलाइज हो जाता है, मतलब दिख जाता है ब्रोंकियोस्कोपी से। सीबीसी कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी का लेवल इंक्रीज मिलेगा। और स्पुटम की कल्चर कर सकते हैं, उससे बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन का पता चल जाता है। अब इसका लास्ट में मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पहले मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, फिर सर्जिकल और फिर नर्सिंग। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं इसका। तो एंटीबायोटिक्स देंगे इसे सबसे पहले, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से ही हो सकता है ब्रोंकिएक्टिसिस। तो एंटीबायोटिक्स देंगे जैसे कि टोब्रामाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक्स है। म्यूकोलाइटिक एजेंट देंगे जैसे कि एन एसिटाइल सिस्टीन। म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या करते हैं, जो म्यूकस थिक हुआ है और जो वहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है उसको, मतलब लाइसिस उसको तोड़ने का काम करते हैं, और उसको मतलब लिक्विफाई करते हैं और उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो म्यूकोलाइट एजेंट देंगे जैसे कि एन एसिटाइल सिस्टीन। बीटा एगोनिस्ट ड्रग देंगे जैसे कि सालब्यूटामॉल, ट्रिब्यूटालाइन और सालमेट्रोल। ये क्या करती है, ब्रोंकाई को डायलेट करती है, डिस्निया में रिलीफ मिलता है। और क्या करती है, क्रिएट स्टिमुलेट म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म, जो म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म में डैमेज हुआ था उसको भी ये सही करती है, ताकि म्यूकस जो है वो प्रॉपर तरीके से बाहर निकल सके। अब देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी इसका इस डिजीज़ के अंदर नर्स का क्या क्या रोल होता है। तो इसे हम डायग्नोसिस के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द ब्रोंकिएक्टिसिस, मतलब जो एयरवे होता है वो इनइफेक्टिवली क्लियर हो रहेगा, मतलब उसमें क्लियर नहीं रहेगा एयरवे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू मेक एयरवे क्लियर, तो एयरवे को क्लियर बनाने का हम गोल सेट करेंगे। और उसमें हम नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे, मतलब उसको क्लियर करने के लिए असेस द रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ और रिदम, उसकी रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ और रिदम असेस करेंगे। असेस फॉर कलर चेंजेस साइनोसिस, मतलब साइनोसिस के लिए उसे असेस करेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की डिमांड तो कम नहीं हो रही है, कहीं हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं उसमें ताकि इन्फेक्शन कम हो। और सेमी फाउलर पोजीशन देनी है हमें, उसे नॉलेज प्रोवाइड करनी है उसके बारे में, ये सभी हम इसमें करेंगे। और एन एसिटाइल सिस्टीन दे सकते हैं ताकि वो एयरवे क्लियर हो, म्यूकस निकले। और दूसरा है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो जाती है। और गोल क्या रहेगा हमारा, टू इम्प्रूव ब्रीथिंग पैटर्न, मतलब ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव करना हमारा गोल रहेगा। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं, मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, टीच द पेशेंट डायफ्रामेटिक एंड पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, उसको डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग और पर्स्ड लिप ब्रीथिंग के बारे में सिखाना है उसको। एनकरेज यूज ऑफ एन इंस्पायरेटरी मसल ट्रेनर इफ़ प्रिस्क्राइब्ड, जो इंस्पायरेटरी मसल्स होती है, जो भी इंस्पायरेशन में मदद करती है वो मसल्स,
उनके यूज़ के बारे में उसको इनक्रेज करना है, और उसके लिए हम ट्रेनर भी रख सकते हैं उसके लिए। और आगे क्या करते हैं हम, इनक्रेज अल्टरनेटिंग एक्टिविटी विद रेस्ट पीरियड्स, मतलब एक्टिविटी करने के लिए भी उसे इनक्रेज करना है और बीच बीच में रेस्ट के पीरियड भी रखने हैं। टीच पेशेंट टू बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा इन स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई। इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई के से मतलब उसको वैक्सीन लगवा लेनी है, मतलब इम्यूनाइज्ड रहना उन सभी के प्रति। एंजाइटी भी हो सकता है। तीसरा डायग्नोसिस रहता है एंजाइटी रिलेटेड टू द ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मतलब एंजाइटी भी हो सकती है। तो इसका गोल रहेगा टू रिड्यूस द एंजाइटी, और इसमें हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। चौथा रहेगा अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द रिड्यूस्ड एपेटाइट डिस्निया एंड डिक्रीज एनर्जी लेवल, मतलब न्यूट्रिशन इम्बेलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगी, एपेटाइट मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगी, डिस्नी यानी सांस लेने में कठिनाई होगी, और एनर्जी लेवल डिक्रीज रहेगा। तो ये इसके लिए हम क्या गोल रखेंगे, टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल, मतलब न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रखना है पेशेंट का। उसके लिए हम उसको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, और डाइट प्रॉपर रखेंगे उसकी, ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। आगे पांचवा डायग्नोसिस रहेगा हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू द डिस्निया एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब पेशेंट को क्या होगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रहेगा उसका, मतलब उसको नींद आने में समस्या होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, और मैंने सांस लेने में कठिनाई हो रही है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाहर की जो वातावरण है उसकी वजह से भी हो सकता है उसको नींद नहीं आए। तो उसके अंदर हम गोल क्या रखेंगे, टू इम्प्रूव द स्लीप पैटर्न, और इसके नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे हम, उसको काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे कि मतलब उसको पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें शोर शराबा ना हो और बाहर की आवाज़ें बिल्कुल भी नहीं हो। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसको सेडेटिव दे सकते हैं, मतलब नींद जो ड्रग्स नींद प्रोड्यूस करती है, यानी स्लीप प्रोड्यूस करती है, वो ड्रग्स हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं।